से डायरेक्टर्स मोस्ट ऑफ जो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स रहे हैं, एक टाइम के बाद उन्होंने शायद संन्यास ही लिया है फिल्म बनाने से। नहीं, वो लेना भी पड़ता है। आदमी कब तक जो है दिमाग को, क्योंकि एक्टिंग में तो फिर भी एक एज तक आदमी चलता है, लास्ट तक चलता है। वो एक अलग चीज है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी डायरेक्टर ने आपका सजेशन माना हो, बहुत बार होता है, बेटरमेंट आती भी है, सीन के अंदर जान आ गई हो? हाँ जी, कि ये कैरेक्टर मैंने ऐसा लिखा ही नहीं था, मैंने लिखा कुछ और था, इसने कर कुछ और दिया जो कि अच्छा लग रहा है, फिर मैंने कुछ कहा नहीं। फिर थिएटर किया, फिर सीरियल्स किए, फिर फिल्म की, अब वेब सीरीज की। एक्टिंग तो सब जगह की, बट कुछ तो फर्क होगा सब तीनों चारों चीजों में। बहुत फर्क है। जो थिएटर का अपना प्रेशर ये होता है कि आप एक साथ स्टेज पे हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए। जब आप मुंबई आए तो उस समय कोई ऐसी चॉइस थी कि नहीं मैं सीरियल में करूंगा नहीं, फिल्मों में करूंगा नहीं, या जो मिल जाए मैं उसमें करूंगा? कुछ नहीं, अपने को काम करना है, जो मिलेगा वो करेंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अल्फा टॉक्स में, पावर्ड बाय टिकट मार्ट। मैं हूं आपका होस्ट मयंक तिवारी। दोस्तों, कभी कभी फिल्म लाइन में, फिल्म के अंदर, सिनेमा के अंदर, टीवी के अंदर हम कभी कभी कुछ ऐसे चेहरों को देखते हैं या उनके कुछ ऐसे संवाद सुनते हैं, उनका क्लोजअप, उनकी आंखें, उनका डायलॉग्स, उनके जेस्चर, जो एक बार में हमारे दिल और दिमाग में छाप छोड़ जाते हैं। हमको लगता है यार ये कौन है ये एक्टर, क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा है। हम उसके कैरेक्टर में डूब जाते हैं, क्योंकि वो आर्टिस्ट जो होता है वो खुद अपने कैरेक्टर में इतना डूबा हुआ होता है। वो होता है एक मंझा हुआ कलाकार, एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट। आज हमारे स्टूडियो में एक ऐसे मेहमान कलाकार मौजूद हैं जिन्होंने सिर्फ टेलीविज़न, फिल्मों और थिएटर, हर जगह अपनी एक्टिंग से अपना लोहा मनवाया है। मैं स्वागत करना चाहूँगा द वन एंड ओनली, द लेजेंडरी एक्टर ऑफ बॉलीवुड, मिस्टर जाकिर हुसैन सर। जाकिर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में अल्फा टॉक्स में। कैसा लगा सर आपको आपके यहाँ? अच्छा है बहुत अच्छा है। सर, जाकिर हुसैन, आपकी शुरुआत कहाँ से हुई? आप कैसे आज बॉलीवुड के इतने लेजेंडरी एक्टर बन गए जाकिर हुसैन? नहीं, लेजेंडरी तो बहुत और लोग हैं, हम तो सर क्या हमारे लिए तो आप लेजेंडरी। लेजेंडरी है। नहीं, बस शुरुआत दिल्ली में थिएटर करने से हुई। कुछ सन था 82 और समथिंग, 82? स्कूल में था मैं। तो वहाँ से कुछ ज़रिया निकला, मंडी हाउस जो जहाँ पे थिएटर होता है दिल्ली में, वहाँ जाने का, और वहाँ से फिर थिएटर शुरू हो गया। और थिएटर शुरू हुआ तो फिर वो बंद ही नहीं हो पाया। और फिर सोचा कि भाई अब कुछ साल थिएटर करने के बाद ये लगा कि प्रोफेशन इसको बनाना है तो फिर इसकी पढ़ाई लिखाई करनी पड़ेगी, तो फिर उस तरफ ध्यान दिया। अच्छा। तो चीज़ें सीखी लोगों से, और कुछ इंस्टीट्यूट्स में जाके, श्री राम सेंटर है, NSD है, और भी कई जगहें, अलग अलग लोगों के साथ काम करके। तो बस सबकी ब्लेसिंग्स और थोड़ी बहुत जितनी मेहनत कर सकते थे उतनी। तो मतलब आपका शुरू से ख्वाब एक्टर बनना ही था? दरअसल क्या है कि ऐसा पता नहीं अंदर से लगता था, तो वो लगता रहा, वो कुछ एक तरह की तड़प थी, तो वो रास्ता निकल भी आया। और धीरे धीरे करते करते आज मैं यहाँ बैठा हूँ आपके सामने। तो जब आपको एक्टिंग, मतलब क्या एज होगी जब आपको लगा कि यार मुझे एक्टिंग करना है, ये मेरे लिए बेस्ट है? 17 साल। तो उस समय आपकी फैमिली में जो भी थे, मतलब वो आपके सपोर्ट में थे? देखिए क्या है, मैं एक ऐसी फैमिली से आता हूँ जिसका इस इंडस्ट्री से कोई लेने देना है नहीं दूर दूर तक, और कहीं ना कहीं वो है कि बेकार का काम है, क्या काम है कहीं नहीं। तो अमूमन जो हर फैमिलीज में, अधिकतर फैमिलीज में होता है। हाँ, मतलब उनको पता ही नहीं है कि ये भी इंडस्ट्री है। हाँ, ये भी कुछ काम होता है। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे थे कि जो है मुझे सपोर्ट उस तरह से मिलता रहा कि जैसे किसी ने ना नहीं किया, हाँ भी नहीं किया तो ना भी नहीं किया, तो उसमें चीज़ें मेरे फेवर में होती गई, तो वो चीज़ें बन गई अपने आप। और सर, मुंबई आना कैसे हुआ आपका? मुंबई आना भी इत्तेफाक ही है। थिएटर वेटर करके, NSD करके हम लोग वहीं काम कर रहे थे, तो
बस वो धीरे से डेस्टिनी ने धकेला कि जाओ यहाँ से, अब तुम्हारा हो गया ख़त्म। तो ट्रेन पकड़ी और मुंबई आ गए। ये मतलब मुंबई कब आया, मतलब कितना 97 में। 97 में? हम तो बहुत छोटे छोटे थे सर। तो 97 में जब आप मुंबई आए तो उसके बाद भी एक नया तरीके का संघर्ष देखा होगा आपने मुंबई देखिए वो तो देखना ही पड़ता है, मतलब जब आप किसी एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं जहाँ आपको कोई जानता नहीं है, चाहे आप कितना भी थिएटर में अच्छा काम करके आए हों या कैसे भी हो, तो यहाँ जो लोग हैं वो तो आपको बिल्कुल आपके लिए, आप उनके लिए नए हैं, वो आपके लिए नए हैं, ना आप उनको जानते हैं। बस वही एक स्ट्रगल होता है कि वो ये जाने कि भाई एज एन एक्टर मेरे में कितनी कैपेसिटी है और एज मेकर्स वो कितने अच्छे हैं, ये काम करके ही पता लगता है। तो वो धीरे धीरे एक काम किया, फिर दूसरा किया, फिर तीसरा किया, साल 2 साल 3 साल में ये तो हो गया कि हाँ अभी ठीक ठाक तो है, यू नो। फिर बाद में टेलीविज़न करते 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 2 3 4 साल बाद, 5 साल बाद फिल्मों का रुख हुआ, तो वो अपने आप में जो अलग स्टेब्लिशमेंट उसने दे दी। तो फिर तो ये लोग मानने लगे कि भाई एक्टर ये अच्छा है तो उसको काम दिया जाए। आपको कब लगा कि मतलब किस परफॉर्मेंस के बाद आपको लगा कि यार, या फिर लोगों ने आपको रिकॉग्नाइज किया कि नहीं यार ये एक्टर है, देखिए क्या है इसका कि पोटेंशियल है? हाँ, शुरू में अच्छे काम मिलते रहे, सिलेक्टिव काम मिलते रहे। शुरू में 97 में आए थे तो आते ही कुछ 1-2 काम किए। फिर रमेश सिप्पी साहब एक सीरीज़ बना रहे थे बहुत बड़ी, गाथा के नाम से, अच्छा। उसमें काम करने का मौका मिला। फिर जो है इधर उधर टीवी करने, तो वो गाथा की वजह से जो अच्छे मेकर्स और अच्छे डायरेक्टर्स हैं उनमें एक सर्कुलेशन हो गया कि भाई ये लड़का है। फिर RGV राम गोपाल वर्मा के यहाँ जो है एंट्री का मौका मिला, तो वहाँ भी उन्होंने जब मुझे देखा, एक छोटा सा मैंने सीन किया था, एक फिल्म थी एक हसीना थी, तो वो देख के उन्होंने बुलाया। फिर वो सरकार की तैयारी, और फिर वो जब फिल्म रिलीज़ हुई तो फिर तो आपके सामने है। तब लोगों को लगा नहीं है, पोटेंशियल है। तो बस यही है, अपनी पोटेंशियल जहाँ मौका मिला वहाँ दिखाते गए और लोगों को पसंद आता गया। सरकार तो सर एक ऐसा प्रोजेक्ट है कि उस पर अपने आप में एक अलग सेगमेंट है, उस पर हम आएंगे। तो आपकी शुरुआत सीरियल से हुई जैसा आपने कहा? हाँ, थिएटर करते करते जब मैं NSD पास आउट किया 93 में, तो वहीं मुझे पहला सीरियल मिला था, उसका नाम था फिरदौस। वो था दूरदर्शन पे। तब ZTV शुरू नहीं हुआ था, 94 में हुआ था, टेलीकास्ट हुआ था, तभी ZTV शुरू हुआ था 2 घंटे का। तो उससे काफ़ी लोगों ने जाना। मैं दिल्ली में ही था, यहाँ आया ही नहीं था। फिर मुझे थिएटर करना था तो मैं NSD रिपेटरी चला गया वो सीरियल करके। फिर उसको एक्सटेंशन मिला तो वो मैंने एक्सटेंशन उस सीरियल का करने चला गया। रेपेट्री में उस वक्त में आपके साथ और कौन साथी कलाकार थे जो आज इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं? रेपेट्री में मुकेश तिवारी था, यशपाल था, और चितरंजन गिरी मेरा बैचमेट है वो था, और एहसान खान जो मेरा बैचमेट है वो भी था। तो हम सब लोग थे रेपेट्री में। और वहाँ से फिर 1 साल बाद मैंने वो रेपेट्री छोड़ के फिर मैं ऑलमोस्ट 96 एंड 97 बिगनिंग में बॉम्बे आ गया था। यशपाल वगैरह शायद 1 आध साल बाद आए होंगे, या मुकेश को तो फिल्म मिल गई थी चाइना गेट वहीं से, तो वो उसकी तैयारी करके उसमें फिर आया। तो सबका अपना अपना एक स्ट्रगल है, हम सब साथ के लोग हैं। जब आप मुंबई आए तो आपने सीरियल्स में काम किया, उस समय कोई ऐसी चॉइस थी कि नहीं मैं सीरियल में करूँगा, नहीं फिल्मों में करूँगा, नहीं या जो मिल जाए मैं उसमें करूँगा? कुछ नहीं, अपने को काम करना है, जो मिलेगा वो करेंगे। सीरियल्स करते करते फिर अपने आप मन में ये बात आई कि फिल्म करूँगा, या फिर नहीं, वो दरअसल कैसा होता है कि चीज़ें कनेक्ट होती हैं। हाँ ये तो है। सीरियल हम लोग कर रहे थे तो एक मेरा असिस्टेंट डायरेक्टर दोस्त था, वो
जाके उसने फिल्में ज्वाइन की रामू के यहाँ। तो मैंने उसको एक दिन बोला यार हमें भी रोल करा दो। तो उसने वो बुलाया, ऑडिशन किया, एक हसीना थी कर लिया एक सीन। एक हसीना थी देखा तो आरजीव ने बुला लिया, फिर आगे चल के सिलसिला शुरू हो गया। तो ऐसे कनेक्टिविटी, काम से काम। ना मैंने कभी ये सोचा कि मैं तो सिर्फ फिल्में करूँगा, ना कभी ये सोचा कि सिर्फ टेलीविज़न करूँगा। तो वक्त के हिसाब से जो ठीक ठीक अपना किस्मत देती गई और उसको करके हम निकल गए। हाँ, ये ज़रूर था कि टेलीविज़न करते वक्त मैं फिल्म के लिए कभी जाता नहीं था स्ट्रगल या ऑडिशन करने, तब उतना चलन भी नहीं था। जब ये नया कुछ बैनर खुला तो लगा भाई ये नए लोगों को चांस देते हैं। तो खास तौर पर राम गोपाल वर्मा, पहले भी एक दो लोग थे लेकिन उनके चांस देने की जो वो है परसेंटेज कम थी, चाहे महेश भट्ट हों या और लोग हों। तो यहाँ लगा कि ये तो सबको दे देते हैं चांस, द फैक्ट्री। हाँ, तो अगर इसमें ठीक ठाक सा कुछ आ जाए झोली में तो मज़ा आए फिर। तो वो आया भी, तो उसके लिए थोड़ा सा सब्र रहा। उस समय शायद इनके ऑफिस का नाम द फैक्ट्री ही था, जब शायद सरकार बनी, शायद जी म्हाडा में इनका ऑफिस हुआ करता था। जी हाँ जी हाँ। एट दैट टाइम मैं पहली बार मुंबई आया था, स्ट्रगल करता था और म्हाडा में ही मैं स्ट्रगल करके रहता था। तो फैक्ट्री के सामने जाके खड़ा होता था। तो फर्स्ट टाइम आई सॉ अमिताभ बच्चन, फर्स्ट टाइम उनके ऑफिस में मैंने उनको आते हुए देखा। फिर सरकार आई, मैंने आपको देखा। और सर ये मेरा मैनिफेस्ट है, मेरा डेस्टिनी है कि आज मैं आपके साथ पॉडकास्ट में, ये मेरी बहुत बड़ी खुशनसीबी है सर, मैं आपके सामने बैठा हूँ। सर आपने सीरियल्स के अंदर आज तक जितने भी किरदार निभाए हैं उसमें सबसे फेवरेट आपका किरदार जो आपको पसंद है? सीरियल्स में तो देखो क्या होता है कि अपना एक ना ब्रैकेटिंग है हर चीज़ की। सीरियल की अपनी अलग है, फिल्मों की अपनी अलग है। तो सीरियल में तो कभी आप बड़े भाई हैं, छोटे भाई हैं, दो की कहानी है तो आप बड़े भाई बने हुए हैं, या किसी में आप इंस्पेक्टर बने हुए हैं, या किसी में आप कुछ ऐसा बने हुए हैं। तो उसमें तो कुछ ऐसे आज जैसे एक बड़ी सेम सी कहानी होती है, एक फैमिली की कहानी दिखानी पड़ती है। एक ही तरह का साचा होता है फिर वो। हाँ, सब मतलब उसी में उसमें आप बनाया। उसमें क्या ढूंढोगे कि कौन सा अच्छा था कौन सा बुरा था। तो उसके हिसाब से ये है कि जो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो परफॉर्मेंस चाहिए, अगर डायरेक्टर को ये अच्छा लग रहा है तो वो अच्छा ही है फिर। तो उसमें बड़ा आप ये नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा कोई एक कैरेक्टर ओरिएंटेड, बहुत सर कम। आपकी पहली फिल्म कौन सी थी? एक हसीना थी पहली फिल्म। पहली फिल्म थी। तो अभी जैसे आपने कहा कि मैं सीरियल्स में और फिल्मों में फ़र्क नहीं करता था। नहीं, फ़र्क करने में क्या होता है कि जैसे हमारे उस वक्त पे बड़े ये सोच बहुत थी कि भाई हमको माइथोलॉजिकल नहीं करना है, माइथोलॉजी करने का, या हमें फिल्में करनी है तो अच्छे रोल में करनी है। तो वो जो टाइम था, दौर था कि वहाँ उस वक्त जो रोल करने वाले लोग थे वो पुराने लोग फिक्स थे। तो आपको कौन देगा, है ना। तो कुछ ऐसा एस्टेब्लिशमेंट के लिए कुछ रोल चाहिए। तो फिल्मों में मैं इसलिए नहीं कोशिश करता था कि भाई आपको क्या मिल जाएगा। जो पुराने ट्रेंड से फिल्में बननी चली आ रही हैं, या तो एक दोस्त का कैरेक्टर मिल जाएगा, या थोड़ा सा ऐसा मिल जाएगा, थोड़ा वैसा मिल जाएगा। तो उसमें मतलब वेस्ट करने वाली बात है। इससे अच्छा है कि सीरियल करते रहो, अपना घर चलता रहेगा, जब मौका लगेगा अच्छा सा करते रहेंगे। हाँ, और क्या। सर फिल्मों में काम करने लगे जब आप, तो फिल्मों में काम करते 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 आपको कब ऐसा लगा कि यार मैं फिल्मों के लिए बना हूँ? सीरियस तो मैं करूँगा बट मैं बेसिकली मैं फिल्मों के लिए बना। देखिए, ऐसा कभी मैंने सोचा नहीं कि मैं फिल्मों के लिए बना हूँ, या मैं थिएटर के लिए ही बना हूँ, या टीवी के लिए बना हूँ। हाँ, कुछ पारखी लोग दिल्ली में ही ये कहते थे कि यार ये फिल्म का एक्टर है। तो तब मुझे भी समझ नहीं आता था कि फिल्म का एक्टर कैसा होता है और थिएटर का कैसा होता है। तो वो कुछ शायद उस वक्त जो परफॉर्मेंसेस थिएटर में मेरी रही होंगी, या तो उनको ये समझ आया होगा। तो मुझे आज तक भी नहीं ये समझ आता है कि फिल्मों का एक्टर कैसा होता है और थिएटर का कैसा होता है। हाँ, एक्टर मैं तो ये एक्टर होता है, एक्टर तो एक्टर होता है। हाँ, बट क्या होता है कि आपको टेक्निक थोड़ी सी समझनी होती है थिएटर की और टेलीविज़न की और फिल्म की।
उस टेक्निक में थोड़ा सा फ़र्क है ना। तो वो टेक्निक आप समझ लेते हैं तो आप कहीं भी अपना परफॉर्मेंस जो है पेश कर सकते हैं। आप एज एन एक्टर अपने आप को स्टेज पे भी कर सकते हैं। तो वो स्टेज की अपनी कुछ टेक्निक्स हैं। उसके डायनामिक्स अलग होते फिल्म की अपनी है ना, कैमरा की अपनी लैंग्वेज है, Language अपनी है, टेक्निक हाँ। है। तो उसको समझना पड़ता है आपको। सर क्या बेहतर लगता है आपको, मतलब एज एन एक्टर होने के नाते, जब आपकी कोई फिल्म या सीरियल में आपके किरदार को पसंद किया जाता है और उसमें मिलने वाली तारीफ, या जब आप स्टेज पे परफॉर्म करते हो और जब जनता सामने बैठी, जनता जहाँ लाइव जनता आपको देख के तालियां बजाती है, किस जगह पे आपको ज़्यादा संतुष्टि मिलती है? देखिए अभी क्या है कि आपको जब लाइव परफॉर्मेंस में तारीफ मिलती है तो वो एकदम ऐसा है कि जैसे गरम गरम खाना इंस्टिंक्ट। आपके सामने आया, मिठाई एकदम ताज़ी फ्रेश। ये तो फिल्म के अंदर क्या है कि आपने किया और करने के 1.5 साल बाद फिल्म रिलीज़ हुई, तब तक आप किसी और सोच में चले गए। या ओटीटी है अभी, मेरा अभी एक रिसेंटली या तो फर्जी कह लीजिए या मुर्शिद कह लीजिए, ओटीटी पे काफ़ी लोगों ने सराहा, पसंद किया। तब ऐसा होता अच्छा हाँ 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 ये मैंने किया था, हाँ वेरी गुड, ये अरे थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आपको खुद याद आ गया, हाँ ये मैंने किया हाँ था। किया था, वो 1 साल हो गया ना किए हुए, 2 साल हो गए कुछ किए हुए, तो याद भी नहीं रहता कि अच्छा ये मैंने किया तो था, अच्छा ये ऐसा था क्या। तो जब वो एडिट होके आता है तब समझ में आता है कहानी में आप कहाँ फिट हैं, अच्छा। है ना। तो ऐसे जब थिएटर के अंदर जब आप पूरी तरह से उसके अंदर हैं और शो ख़त्म होते ही जो लोग आपसे मिल रहे हैं और वो जो एक सेलिब्रेशन का माहौल होता है, वो एक अलग ही उसका चार्म है। वो एक अनुभूति अलग ही होती है उस चीज़। हाँ उसकी अनुभूति अलग है। फिल्मों के अंदर क्या होता है कि व्हेन यू शूट और आपने एक शॉट दिया और वहाँ तालियां भी बज जाती हैं कि सेट पे ना, तो आपको लगता है कि हाँ चलो भी कुछ ठीक डायरेक्शन में जा रहा है, डायरेक्टर के हिसाब से जो वो चाहते हैं मिल गया हमें उनको। मिल गया उनको। दूसरी बात क्या है कि यहाँ सबसे बड़ी अच्छा एक्टर एकदम मान लिया जाता है कि अगर वो 10 लाइनें बिना भूले बोल दे तो लगता है यार क्या पन्ने एक्टर पे पन्ना फाड़ा, क्या एक्टर है यार। एक्टर। वो भी अपने आप में एक चीज़ है। कुछ लोग वो कर भी नहीं पाते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि यार हमसे नहीं हो पाता है, कैसे याद कर लेते हो। वो भी अपनी एक थिएटर की ट्रेनिंग है। 3-3 घंटे स्टेज पे खड़े होके बोलना और यू नो ये सारी चीज़ें, तो वो अपने आप में एक ट्रेनिंग की बात है। उसमें किसी तरह का कोई कमाल नहीं है, मेहनत ही है। कोई भी करेगा वो कर लेगा। जीवन में ऐसा कौन सा किरदार आपने निभाया फिल्म के अंदर जिसके बाद आपके जीवन में परिवर्तन आ गया, लाइफ चेंजिंग टर्निंग? देखिए लाइफ चेंजिंग तो अभी फिल्मों में तो नहीं, थिएटर में हैं 1-2 कैरेक्टर जिनमें बहुत ज़्यादा डिमांड थी और उनसे काफ़ी लाइफ में चेंज की बात नहीं होती, आप और बेहतर एक्टर हो जाते हैं अपने एक्सपीरियंस से या उन कैरेक्टर्स की वजह से। तो फिल्म के अंदर ये होता है कि थिएटर आपको ये सिखा देता है कि कितनी जल्दी शॉट के लिए आप कैरेक्टर में गए, कितनी जल्दी बाहर आ गए। वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है कई बार, एक तरह का मतलब, क्योंकि शूटिंग होती है कोई 15 दिन में या 1 हफ्ते के बाद आपका शूट आया, तो यू हैव टू बी यू नो रिमेंबर कि उसको कैसे किया था मैंने, कहाँ से कहाँ जुड़ेगा कैसा, ये सारी ये टेक्निक खुद ही उसको दिमाग में रखना बहुत दिमाग में रखना बड़ा ज़रूरी होता है। और वहाँ पे डायरेक्टर हैं वो बता देते हैं, लेकिन थिएटर में वो एक ही बार में आप स्टेज पे चढ़े और उसके बाद आप 2.5 घंटे बाद बाहर निकले तो आप उसमें रहते हैं उसी तो फ्लो में रहते उसका एक फ़ायदा थिएटर का अपना ये फ़ायदा है नो। फिल्म इसलिए मैं कह रहा हूँ, फिल्म की टेक्निक आपको पता लगे जी 1 हफ्ते पहले आपने एक सीन किया था, अब यहाँ वहाँ से निकल के यहाँ ऑफिस में आए हैं, तो अब वो कनेक्टिविटी आपको याद रखनी ब्रेक हो जाता है। हाँ, तो वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। तो ये चीज़ें फिल्म के एक्टर याद रखते भी हैं, तभी वो अच्छा काम कर पा रहे हैं। सर एक बहुत अच्छी फिल्म हमें मिली है पान सिंह तोमर, जो हमने देखी है, उसे पसंद किया है। उसकी खुद की अपने आप में बनने में एक अलग से कहानी थी, कैसे वो बनी है, कितने हाँ तो सर उसमें आपकी एंट्री कैसे हो गई और आपको वो किरदार कैसे मिला और
कैसे आप? नहीं, क्योंकि तिग्मांशु धूलिया साहब हमारे सीनियर हैं एनएसडी के ही, और जब वो बैंडिट क्वीन में असिस्टेंट थे तो तब हम ड्रामा स्कूल में थे, तो वो कास्टिंग करने दिल्ली भी आए हुए थे, और वो सारी चीज़ें तो हम जानते तो थे ही एक दूसरे को ना। तो यहाँ आके फिर उनसे मुलाकात हुई, उनकी मैंने फिल्म की थी एक शागिर्द, तो फिर उसके बाद उन्होंने पान सिंह तोमर में बुलाया, तो वो उन्होंने कहा आखिर ये रोल है, और मैंने कहा ठीक है करते हैं, तो वो किया। पान सिंह तोमर तो मेरे ख्याल से रियल लोकेशंस पे शूट हुई हैं। धौलपुर, हाँ, धौलपुर, बीहड़ में जाके शूट। बीहड़ में। तो उस समय किस तरह से परेशानियों का सामना करना पड़ता था, क्योंकि बीहड़ है, खास नहीं, कुछ खास नहीं, या फिर जानबूझ के उसी माहौल में रखा गया था कि आर्टिस्ट? नहीं, वो उसी माहौल, क्योंकि अब बीहड़ को पहाड़ पे तो नहीं दिखा सकते ना। हाँ, बीहड़ को पहाड़ पर नहीं दिखा सकता, वो डाकू की कहानी है, तो वहीं बीहड़ की जो, पर बहुत पहले ये फिल्म बनी थी सर। हाँ, मतलब 2006 में, 7 में। हाँ, उस समय ये फिल्म आई उससे थी। पहले तो बैंडिट क्वीन भी वहीं बनी भी थी। आई थी। तो बैंडिट क्वीन के टाइम पे वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं था, होटल्स नहीं थे, लेकिन पान सिंह के टाइम पे काफ़ी खुल गए थे, खुल गया था। तो शायद बैंडिट क्वीन के टाइम पे इनको थोड़ी सी समस्या वैसी आई होगी कि भी कहाँ रहें, या एक रूम में 4-4 लोग रहेंगे, या इस तरह से, क्योंकि वन विभाग का कुछ वहाँ गेस्ट हाउस टाइप का था, उसी में ये लोग रहते थे। लेकिन बाद में तो काफ़ी होटल्स वगैरह बन गए थे, तो सुविधाएं उस लेवल पे ठीक थी। हाँ, कोई टेंशन नहीं। सर, अब बात करते हैं सरकार की। हाँ, करिए। एक ऐसा माइलस्टोन पिक्चर हमने पाया है जिसमें आपका किरदार अलग ही दिखता है। मतलब विलेन को ज़रूरी नहीं है कि हैवी डायलॉग्स दिए जाए, ज़रूरी नहीं है कि हैवी बैकग्राउंड म्यूज़िक दिया जाए, वो एक लुक से भी अपना काम कर सकता है, अपनी बात रख सकता है। तो वो किरदार जो आपने निभाया, उसमें कैसे वो किरदार डेवलप हुआ है? वो दरअसल आरजीवी के दिमाग में एक आइडिया था एक कैरेक्टर का। वो ये नहीं था कि वो कैसा दिखेगा, वो कैसे करना चाहिए उसे। उनका ये आइडिया था कि ही सेड, मैं चाहता हूँ ऐसा कुछ आप सोचो कि लोग अपनी पावर और अपनी पर्सनैलिटी को कैसे कैरी करते हैं। अच्छा। ये उनकी एक बेसिक लाइन थी कि अगर सपोज़ उन्होंने एग्जांपल दिया कि अगर इस मोहल्ले में पता लग जाए कि अमिताभ बच्चन आरजीवी के ऑफिस आ रहे हैं, तो अजीब सा एक माहौल हो जाएगा। हाँ। तो क्यों? क्योंकि अमिताभ बच्चन की अपनी एक पावर है, स्टेटस है, और वो उसको कैरी करते हैं। तो मैंने कहा हाँ, ये बात तो है। चाहे वो चीफ मिनिस्टर हों या कोई और हों, वो अपनी, तो उनका बहुत बड़ा वेटेज है, वो लेके चलते हैं। मैंने थोड़ा सा इसको वैसे सोचा कि एक्सपीरियंस भी किया था लाइफ में। ऐसा होता है कई बार कि आप 4 दोस्त चाय की दुकान पे बैठे हैं और कोई सामने से निकल जाए और आप उसे जानते नहीं, फिर भी आप इसकी कौन है, ऐसा होता है ना। हाँ। तो असल में वो कैसे अपनी पावर कैरी कर रहा है। तो आई वर्कड ऑन दैट, जिसको लोग जानते ना हो और वो आए और कुछ कर भी नहीं रहा है और वो लगे कि ये कोई है। तो वो क्या साइकोलॉजी थी, उस पर आई वर्क फॉर 2-3 months। तो वो आता है, बैठता है, सिर्फ देखता है, हाँ, बस सिर्फ लुक देता है। और आई थिंक वो एक सीन था जिसमें पैर छूना। हाँ, वही पहला सीन था। तो उसमें जो उनको चाहिए था वो शायद मिला और वो किसी तरह से वर्क सीन कर में कुछ गया। ऐसा था ना कि अमिताभ बच्चन शायद रोकते हैं आपको पैर पड़ने से, कुछ था वो, नहीं, मतलब पैर वैर पड़ने से नहीं रोकते। हाँ, वो रोकते थे, मैंने तेरे को काम करने नहीं दूंगा। तो वो उस तरह से वो चीज़ें अपने आप उस वक्त ऑन द शॉट, ऑन शूटिंग के दौरान चलते हुए कैमरा के सामने हो गई। तो वो तब उनको लगा कि भाई ये कौन आ गया मेरे घर में, जो एक अनसेड बिना कहे थ्रेट दे के जा रहा है। तो वो बिना कहे पावर दिखाना और वो करना, उस पर काफ़ी सोच विचार करके फिर मैंने वो तैयार किया था। एंड इनपुट ऑब्वियसली
आरजीवी से मिले और वो कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में वो कैरेक्टर जेल हो गया और वो चीज़ें उसमें वहाँ वर्क कर गई, दैट्स हाउ। इसीलिए वो फिर सबको अच्छा लगा, बहुत प्यार दिया लोगों ने। सर आपने कहा कि 82 में आपकी शुरुआत हुई थी, तो उस समय उस वक्त में आप सबसे पहली अमिताभ बच्चन की फिल्म आपने कौन सी देखी, आपको याद है कभी? मैंने बचपन में देखी थी, जब हम लोग मेरठ के पास एक कस्बे में रहते थे। जब मैं 10 साल का रहा हूँ, गया था ईमान धर्म। उसमें शायद अमिताभ बच्चन साहब और विनोद खन्ना थे। हाँ। तो वो मेले में भाई के साथ गए थे, तब वहाँ देखी थी पहली बार फिल्म। अच्छा, ये तो 10 साल की बात है। और जब आप थोड़े से बड़े हुए तो अमिताभ बच्चन की फिल्में आपने देखना समझना शुरू कर दिया होगा कि अमिताभ बच्चन, हाँ, वो तो खैर हम, क्योंकि हमारा जो पूरा टीन एज से लेके जवानी तक तो ही वॉज द ओनली सुपरस्टार इन द इंडस्ट्री एट दैट टाइम। कैसा लगा आपको जब आप फर्स्ट टाइम अमिताभ बच्चन के सामने स्क्रीन शेयर कर रहे और सीन दे रहे? तो डर ही लगेगा और क्या इसमें। हाँ, कोई डर दो तो राय तो लगेगा, है लेकिन नहीं। फिर भी कितनी नर्वसनेस थी और कितना बहुत था, थी। एक्साइटमेंट कितना था अंदर से कि यार। एक्साइटमेंट तो होता ही है, लेकिन नर्वसनेस ज़्यादा थी, डर ज़्यादा था कि भैया कैसे हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, क्या करें, कैसे करें। तो बट फिर भी अब करना तो है ही, सामने आ गए हैं, बैठे हैं। नर्वसनेस में वो फटाफट फटाफट बोल दिया, तो फिर आरजीवी कहने लगे आराम से करो। सर ने भी बोला भाई व्हाई आर यू वेस्टिंग, तो फिर थोड़ा सा रिलैक्स सेट पर उनके साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या लगा? बढ़िया था। उसके बाद तो वो सीन हुआ, होने के बाद उन्होंने बुलाया, बैठे, बात की, काफ़ी अप्रिशिएट किया और बहुत अच्छे से। फिर हमने एक और काम किया था, टीवी एक सीरीज़ की थी, युद्ध, यस। तो तब तक तो फिर चीज़ें, हाँ, तब तक तो आप थोड़ा सा उनके ठीक साथ हो घुल गई मिल थी। गए होंगे। तो वो बहुत रिस्पेक्ट की उन्होंने और बहुत प्यार किया, बहुत आशीर्वाद दिया, बहुत बहुत अच्छा। मेरे साथ तो उनका एक्सपीरियंस ऐसा रहा। और सर सेम फिल्म में अभिषेक बच्चन भी थे, हाँ, तो उनके साथ भी एक्सपीरियंस बिल्कुल कैसा रहा? अच्छा रहा। एक और फिर बाद में हमने काम किया था, हालांकि साथ में सीन नहीं थे, वो ब्रीद करके एक वेब सीरीज थी, लेकिन सब बढ़िया थे सब। सरकार फिल्म में आपका किरदार ऐसा है जो कि पूरी फिल्म का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन था, क्योंकि आपके आने से फिल्म में गड़बड़ शुरू हो जाती, जब तक सब कुछ ठीक चलता है। जब अमिताभ बच्चन आपको वार्निंग देते कि तुम ये करना चाहोगे, मैं करने दूंगा नहीं, तो वो एक टशन आपकी। हाँ, बेसिकली एक आदमी तो चाहिए ना, बाकी जो लोग उसके अंदर कैरेक्टर हैं, सिल्वर मनी है या दूसरे, और उनका बेटा है, उनसे तो उनकी फैमिली रिफ्ट है और उनके साथ वो काम कर भी रहे हैं और करना भी नहीं चाहते हैं, और चीफ मिनिस्टर भी उन्हीं का बनाया हुआ है, यू नो, और वो उनके साथ मिल जाता है। लेकिन एक ऐसा की आदमी चाहिए जो घर में घुसे। घर में घुसे, राइट। बाकी सब तो एक दूसरे को जानते हैं, सरकार उन सबको जानते हैं, लेकिन ये कौन आया है जो नया, इसको लेके आए हैं वो। सरकार को भी सिक्स सेंस काम करता कि ये कुछ गड़बड़ ये कुछ गड़बड़ करेगा। बाकी वो तो वो हैंडल कर रहे हैं, हैंडल कर रहा है, लेकिन ये कौन आ गया जो मतलब, तो वो ये गड़बड़ है आदमी। तो वो उतना सेंस वो लेते हैं और कहते हैं कि भैया इसके बारे में बताओ मुझे, ये कौन है। उस फिल्म की सबसे खास बात है कि डायलॉग्स तो 2-2 लाइन के, 3-3 लाइन के, हाँ, 5 डायलॉग कहते हैं जिसको, और बाकी म्यूज़िक से जो फिल्म को सजाया है, और बस स्क्रीन पे जो चल रहा है, बस एक डायलॉग आधा किलो म्यूज़िक, एक डायलॉग 1 किलो म्यूज़िक, उसके बाद कभी उससे क्या होता है ना कि उससे ये समझ में आता है कि आपको एज ए मेकर कहाँ कितनी ज़रूरत है। आरजीबी की सबसे खास बात ये है, आरजीबी की सबसे खास बात यह है कि वो इंसान, आप उसके पास सारा दिन बैठे रहिए या 1 घंटे बैठे रहिए, ही विल टॉक अबाउट फिल्म्स, कैरेक्टर्स, बैकग्राउंड म्यूजिक, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स। आपने कितनी फिल्म की उनके साथ? 8-10 की होंगी। 8-10 की। सबसे फेवरेट फिल्म आपकी कौन सी उनके साथ जो आपने की है? मेरी तो सरकार ही है, उसके बाद तो उन्होंने 1-2 डायरेक्ट की थी, मैंने की, उसके बाद उनके सबॉर्डिनेट्स ने कई सारी की। तो सरकार ही फेवरेट है। लेकिन एक और फिल्म थी शबरी, लेकिन वो ज़्यादा दिखाई नहीं दी, चली नहीं, तो या वो रिलीज़ थोड़ी सी देर से हुई। उसमें भी अच्छा, वो अच्छी फिल्म बनी थी, लेकिन
वो ऐसे स्क्रीन पे या लोगों के सामने आ नहीं पाई ठीक से। लेकिन हाँ मतलब सरकार के अलावा उनकी अपनी फिल्में तो खैर सब जानती हैं, भूत है या कंपनी है या सत्या है, जो नया सिनेमा काइंड ऑफ जो उन्होंने दिया, बहुत सारे एक्टर्स उन्होंने दिए। राम गोपाल वर्मा जी कभी कभी बहुत शॉक्ट करते थे, क्योंकि कभी कभी तो फिल्में बना दी, चली नहीं चली, लेकिन पता नहीं सरकार जैसी फिल्म कब बना दी। ये उनकी बहुत स्पेशलिटी है कि इन्होंने ही सत्या बनाई है, इन्होंने ही फिर ऐसी फिल्में बनाई है जो आग जैसी फिल्म है जो उतनी नहीं चली, लेकिन ये कमाल की वर्सटैलिटी उनके डायरेक्शन में। आपने सर क्या सीखा उनके साथ काम करके, या क्या आपको मतलब ऐसी चीज़ देखने मिली जो यार ये डायरेक्टर के अंदर ये चीज़ें होना ज़रूरी है जो राम गोपाल वर्मा में है? एक्चुअली ही इज़ अ वेरी गुड, जिसे कहते हैं ना पारखी, सुनार। वो आदमी टैलेंट परखने की मशीन है। ओके। एक छोटी सी परफॉर्मेंस या छोटे से शॉट में ही वो पहचान लेता है इस आदमी में स्पार्क है, दम है। या आप चाहे अच्छे एडिटर हों तो आपका एक सीन एडिट किया हुआ वो आपको फिल्म दे देता है। यू नो, जो शमीत अमीन थे वो उनके एडिटर थे, जिन्होंने अब तक 56 बनाई थी। हाँ। उन्होंने कहा तुम डायरेक्ट करो। अच्छा। ऐसा रिस्क नहीं लेता कोई भी, नहीं लेता कोई, है ना। या किसी ने अच्छी कहानी लिख दी या कोई अच्छा गाना लिख दिया तो बोले गाना क्यों लिखते हो, कहानी लिखो, राइटर बन गए लोग। तो बेसिकली आपको चांस ही चाहिए ना इस इंडस्ट्री में। अगर आप में टैलेंट है तो फिर आप बन जाओगे, और अगर नहीं है तो फिर आप छन के निकल जाओ। आपको क्या लगता है कि अब वो फिल्मों से जो उनकी दूरी बन गई है उसका क्या कारण हो सकता है? होता है, सबका टाइम आता है। आज जो पुराने डायरेक्टर्स थे वो कहाँ काम कर पा रहे हैं, तो वो उनके अपने विचार करने का एरिया है कि वो कहाँ सही थे और कहाँ गलत हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, क्या वजह है, करना चाहते हैं नहीं करना चाहते वो फिर उनका अपना एरिया है वो। वैसे डायरेक्टर्स मोस्ट ऑफ जो बहुत अच्छे डायरेक्टर्स रहे हैं, एक टाइम के बाद उन्होंने शायद संन्यास ही लिया है फिल्म बनाने से। नहीं, वो लेना भी पड़ता है, आदमी कब तक जो है दिमाग को, क्योंकि एक्टिंग में तो फिर भी एक एज तक आदमी चलता है, लास्ट तक चलता है, वो एक अलग चीज़ है ना। लेकिन डायरेक्शन में एक अलग चीज़ है। डायरेक्शन में आपको पूरा एक कहानी का विजुअलाइजेशन करना, कैरेक्टराइजेशन सोचना और ये सब सारी चीज़ें सोचना, ये बहुत टाइम टेकिंग और बहुत एनर्जी वाला मामला है। उसके लिए फिजिकल, हाँ मतलब लोग मुझे कहते तुम डायरेक्ट करो, अरे मैं कभी मेरे बस की नहीं है सर, मुझे माफ़ करो यार, मैं एज एन एक्टर ही ठीक हूँ। कौन आपके मन में आया कभी डायरेक्शन का विचार? कभी नहीं। या किसी ने डालने की कोशिश की? बहुत डालता है। कभी आपको लगा कि डालते डालते नहीं, हाँ लेकिन नहीं हम नहीं करूँगा? हाँ तो हुई नहीं अभी तक। ना ही हुई है। देखिए क्या होता है, दो चीज़ें बड़ी, विजुअलाइज करना और सजेशन देना दोनों बहुत अलग चीज़ें हैं। आप कोई चीज़ कर रहे हैं, मैं आपको एक सजेशन दे सकता हूँ, लेकिन आपको ये थोड़ी बता सकता हूँ कि यहाँ से वाइड शॉट लगा के यहाँ से आएंगे, फिर तो मैं डायरेक्ट ही कर लूँगा। सही बात है। वो विजुअलाइजेशन मेरे अंदर नहीं है। मैं उस विजुअलाइजेशन को और बेटरमेंट बनाने के लिए एक सजेशन दे सकता हूँ कि इसको ऐसे कर ले, क्या है इसको ऐसे भी कर सकते हैं, आप इंग्रेडिएंट्स डाल सकते हो बस, और कुछ नहीं। तो वो उतना बहुत है, माने न माने वो डायरेक्टर की या किसी की बात है, एक्टर की या जिसकी भी बात है, लेकिन स्क्रिप्ट के हिसाब से, कहानी के हिसाब से कोई सजेशन चलता है सेट पे। माना नहीं माना, लेकिन वो पूरा का पूरा डायरेक्शन करना और उसको शॉट बताना, वो सब अपने बस की नहीं है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी डायरेक्टर ने आपका सजेशन माना हो? बहुत बार होता है, और उस वजह से उस कैरेक्टर के अंदर और बेटरमेंट आती भी है, सीन के अंदर जान आ गई हो। हाँ जी, ऐसा होता है। एग्जाम्पल? अच्छे डायरेक्टर हैं, या जैसे एग्जाम्पल क्या दूँ मैं, वैसा तो मुझे कोई याद नहीं आ रहा, लेकिन
किसी और का भी सीन चल रहा होता है तो मैं नहीं, मॉनिटर किसी और का सीन तो फिर अलग ही मैं चीज़ कह है, पर देता हूँ आपने खुद के सीन में कुछ ऐसा, या आपके जितने कैरेक्टर्स आपने किए हैं, उसमें कोई ऐसा चीज़ जो आपने बोला हो कि यार ये मैं इसको ऐसा करता हूँ, और वो लोगों ने इसको बड़ा रिकॉग्नाइज किया होकर ये बड़ी चीज़ है, और फिर डायरेक्टर ने कहा हो कि यार ये इसका खुद का दिमाग था, ये मैंने नहीं किया था इसमें। जैसे मैं आपको एक बात कहता हूँ, आपने फिल्म देखी है जॉनी गद्दार? हाँ। वो फिल्म जब, क्योंकि मेरी फिल्म की शुरुआत श्री राम राघवन से हुई, एक हसीना थी से, जब वो दूसरी फिल्म बना रहे थे जॉनी गद्दार, तो मैं पहुंच गया, मैंने कहा भाई हम भी हैं, हमें भी रोल दो। कह रहे यार अच्छा देखते हैं, ऑडिशन करते हैं। उन्होंने मुझे कैरेक्टर बताया, हाँ। तो मैं कहा कल आता हूँ, तैयारी करके गया, मैं ऑडिशन किया। जब वो फिल्म बन गई तब जो पब्लिसिटी के लिए इंटरव्यूज़ वगैरह हो रहे थे, तो उन्होंने कहा आज तक या किसी चैनल के लिए कि ये कैरेक्टर मैंने ऐसा लिखा ही नहीं था। अच्छा। हाँ, हाँ। मैंने लिखा कुछ और था, इसने कर कुछ और दिया जो कि अच्छा लग रहा है, मैंने कुछ कहा नहीं इसको। ये भी बहुत अनोखी बात है कि मतलब आप वो कुछ और सोच के लिख दिए, आप कुछ और सोच के कर दिए, उनको कुछ और अलग ही वो अच्छा लगा उन्हें, कह रहे ऐसी ठीक। ऐसे ठीक है भैया, ये तो सेम विद अंधाधुन। अंधाधुन। अंधाधुन में ज़बरदस्ती मैंने कहा मैं नहीं करूँगा छोटा मोटा रोल, मेरे को रोल दो। रोल दिया तो वो लिखा कुछ और था, मैंने कर कुछ और दिया, जो कि उनको लगा कि ठीक। उसका अपना डायरेक्टर का एक विजुअलाइजेशन होता है ना कैरेक्टर को लेके। बट एक्टर भी जब पढ़ता है तो उसके दिमाग में भी एक विजन चलता अपना है, विजन चलता और है, वो कर देता है, डायरेक्टर को लगता है बेरा है तो मैं कुछ ऐसा नहीं हूँ कि करा। भाई जैसे मज़ा आता है कि मुश्किल चीज़ें करवाने में कुछ डायरेक्टर्स डिमांड रखते हैं। मैंने तिग्मांशु धूलिया साहब ने जो मुझे कहा, वो सीन है उसमें एक है पान सिंह तोमर में, वो कहता है हुजूर हम पानी पियेंगे आप हमारे घर का, हम तो छोटी जात के हैं। सीन है ना, वो लड़का पानी लेके आता है। हाँ हाँ। तो अब यहाँ पे चीज़ ये थी, ही सेड कि ये देख पंडित आदमी है, ब्राह्मण है, और ये छोटी जात है, हाँ ये पानी मांगेगा लेकिन पिएगा नहीं, हाँ कैसे करेगा? हाँ और ये ऑडियंस को लगना चाहिए कि बड़ा चालाक है, देखो हाँ पानी मंगाया भी और पिया भी नहीं। हाँ। तो फिर मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा तो ठीक है, ऐसा है। ये करते 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 इस पॉइंट पे उसको बोलना पानी लेके आए, जब मैं उठ के जाने लगूँ। फिर उसमें एक शॉट है कि मैं चारपाई पे बैठा हूँ और कैमरा इधर है और चारपाई है और चादर वादर उसने बिछाई है, भी साहब आए हैं। तो असीम कैमरामैन थे, असीम अपने मिश्रा। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा भाई ये चारपाई है क्या फ्रेम में? कहते हैं हाँ है। तो फिर वो सामने बैठा है, मैंने कहा अच्छा। मैंने ऐसे करके थोड़ा सा झाड़ा उसको। सर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। तो ये जो चीज़ है ना, ये इतनी पसंद आई कि यार इससे आपको लगा कि ये कहाँ फंस गया मैं। सर ये चीज़ ही मुझे पान सिंह तोमर की आज तक याद है। हाँ, और फिर वो जैसे ही मैं कभी चलो तुम्हारे बेटे की नौकरी लगवा देंगे, उठे, अरे सर पानी, अरे बेटा पानी क्या, तुम्हारी नौकरी के लड्डू खाएंगे, जल्दी काम करवा दो। तो वो चीज़ उन्होंने डिमांड की, मैंने उसको अपने दिमाग में कुछ डिज़ाइन किया। वो पहले पानी लेके आ रहा था, मैं कहा थोड़ा बाद में लेके आ, पहले ले आएगा तो फिर पीना ही पड़ेगा ना, पीना ही पड़ेगा। तो वो उन्होंने माना सजेशन, पानी ला। मैं कहा नहीं अब बेटा पानी क्या पीना, तो लड्डू खाएंगे तुम्हारी नौकरी के। तो जो पान सिंह तोमर का जो आप सीन अभी बता रहे थे कि जो आपने अपने तरफ से उसको एक इम्प्रोवाइज़ किया, हाँ तो थोड़ा वो हो गया, मतलब उस वक्त जो सर दिमाग वो में चल पता रहा आपको क्यों याद रह गया, मुझको खास तौर पे क्यों याद रह गया, या और लोगों ने भी शायद उसको नोटिस किया होगा, क्योंकि वो बहुत ही सहज था। जनरल हम बात करते करते चीज़ों के साथ थोड़ा सा खेलते हैं, या वो मतलब एज एन एक्टर इतना कोई प्रिपेयर नहीं रखता, लेकिन आप चूँकि मुझे आपसे बातचीत करते करते महसूस हो रहा कि बहुत ही सहज है, तो शायद सहजता से वो चीज़ आपने समझी। नहीं, वो एक्चुअली मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि कुछ एक्टर्स की अपनी होती है तैयारी कि वो सीन को ऐसा तैयार करके लाते हैं और सेट पे जो है फिर वो गड़बड़ हो जाती है, क्योंकि वो इतना फिक्स करके लाते हैं। तो मेरा ये मानना थोड़ा कम है
मेरा ये मानना है कि हाँ, डायलॉग वायलॉग ठीक है, याद कर लिए, लेकिन वो सेट पे पहुंच के किधर से क्या चीज़, प्रॉपर्टी क्या रखी है, किसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो वो वहीं की वहीं पता लगता है। अब जब मैं होटल से निकलूं और पहुंचूं कि भाई वहाँ क्या सीन होगा, चलो ऐसा ठीक है, लेकिन वहाँ तो देखा जब चरपाई बिछी हुई है उस पर, तो वो सिचुएशन तब वहाँ जाके समझ में आता। अगर सीन को पढ़ के मैं ऐसा रट लूँ, प्रिपेयर कर लूँ, फिर वहाँ 11th आवर पे कैसे चेंज, तो वो फिक्स करना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कई बार मुश्किल पैदा कर देता है। तो इतनी तैयारी होनी चाहिए कि जिसे बस आपका सीन आपको पता है, और वहाँ हाथ के हाथ धीरे धीरे हाथ के हाथ चीज़ें हो जाती हैं। चीज़ें कर सर लेते आपने वेब सीरीज़ भी की हैं, आज की तारीख में वेब सीरीज़ का भी ज़माना है, तो कितना डिफरेंस देखते हैं आप तीनों चार चीज़ों में? आपने थिएटर किया, फिर सीरियल्स किए, फिर फिल्म की, अब वेब सीरीज़ की। एक्टिंग तो सब जगह की, बट कुछ तो फ़र्क होगा सब तीनों चारों चीज़ों में। बहुत फ़र्क है। जैसे थिएटर के अंदर तो आपको ये जो थिएटर का अपना प्रेशर ये होता है कि आप एक साथ स्टेज पे हैं 2 घंटे 3 घंटे के लिए। टेलीविज़न क्योंकि एक ड्राइंग रूम मीडिया है काइंड ऑफ, जो सीरीज़ हम देखते हैं, तो उसमें अपनी कहानी कहने की लिमिटेशंस हैं और शॉट टेकिंग की अपनी लिमिटेशंस हैं, या वैसी ही ज़रूरत है, उतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। ओटीटी में समझता हूँ कि वो फिल्म का एक फैला हुआ रूप है। 2 घंटे की फिल्म को हम 10 घंटे में दिखा रहे हैं, है ना, तो उसका मेकिंग तो फिल्म की तरह होता है, और वो मेकिंग फिल्म की तरह बनाना, क्योंकि compete आपको टीवी से और ओटीटी को compete करना पड़ रहा है टीवी से और फिल्म से, तो आप फिल्म वाला इफ़ेक्ट 2 घंटे की फिल्म होती है तो उसको 10 घंटे में कैसे देंगे, सही बात है। या उस कहानी को आप उतना फैलाएं और इंटरेस्टिंग लगे, और उसी कहानी को अगर आप 2 घंटे में बनाते हैं तो उसके अपने जो है लिमिटेशंस हैं कि भी वही कहानी आपको 2 घंटे के अंदर कहनी है और कितनी इंटरेस्टिंग तरीके से कहें। सर वेब सीरीज़ में जो भी आपने किरदार किए हैं, उसमें कोई ऐसा किरदार जो आपको बहुत अच्छा लगा हो कि हाँ ये मुझे मज़ा आया? यार मैं अच्छे और बुरे के लिए तो ठीक है, मतलब जब वो हो जाता है तब समझ में आता है कि कुछ अच्छा, हम ठीक ठाक लोग सा के हो लिए तो गया। आपका हर किरदार हमारे लिए बहुत आपका आप कुछ भी किए नहीं, आप। वो ऐसा कुछ नहीं, वो कई बार वही चीज़ें बन जाती हैं। जैसे अगर आपने फर्जी मेरा देखा हो देखिए मैंने। टीटी पे, तो वो बहुत कुछ मतलब इस तरह के सीन्स हो गए कि वो उस सीरीज़ के जो है हाईलाइट सीन बन गए, विद विजय सेतुपति एंड माई सेल्फ। उनकी ट्यूनिंग ऐसी बन गई, वो कैरेक्टर कुछ ऐसा सा बन गया कि है भी नेता है, सीरियस भी है, नहीं भी है, कुछ इस तरह का, समथिंग लाइक दैट। तो वो यहाँ पे वही बात आती है कि आपने कोई सजेशन दिया हो जो आपने पूछा था, तो राज डी के कहने लगे कि भाई ये नेता है तो डायलॉग के एंड में क्या बोलेगा, थैंक यू बोलेगा, नमस्ते बोलेगा, या जय हिंद बोलेगा। मगर तीनों बोल के देखते ना, तो वो एक अलग में अपने आप में टोन बन के थैंक यू नमस्ते जय हिंद, तो वो एक कैरेक्टराइजेशन का हिस्सा बन जाता है उसमें। तो वो वहीं के वहीं आती हैं चीज़ें ज़्यादातर, इस तरह की चीज़ें। सामने वाला एक्टर आपको क्या दे रहा है, आप क्या दे रहे हैं, सेट्स मिला के आपसे क्या कहना चाह रहे हैं या क्या कहलवाना चाह रहे हैं, वो चीज़ें वहीं मिल जाती हैं आपको। थोड़ा सा सर आप अपने निजी जीवन के बारे में, अपने परिवार के विषय में कुछ बताएंगे? देखिए, मैं बेसिकली ऐसे परिवार से आता हूँ जहाँ इस लाइन में कोई नहीं है दूर दूर तक। मेरे पिता जो थे वो बढ़ई थे और ठेकेदारी करते थे। मेरे सारे भाई भतीजे सब यही काम करते हैं। मुंबई में? दिल्ली में। दिल्ली में, ओके। तो लोहार बड़ी अच्छा, कम्युनिटी। यही काम करते हैं, ओके। हाँ, यही काम है सब। फैमिली बिजनेस हमारा ओके। यही है। और तो लोहार बढ़ई जो कम्युनिटी है, सैफी कम्युनिटीज़ में, वहाँ से आता हूँ। लेकिन हाँ, थोड़ा एक मुझे लगता है कि वो जो आर्ट की एक कीड़ा है वो कहाँ से आया होगा, तो वो हमारे अब्बा जो थे और भाई जो हैं, वो अपने आप में वो परफेक्शन की तरफ ज़्यादा उनका ध्यान रहता है। अपने काम को लेके? अपने काम को लेके कि ऐसा बनाएं, इतना अच्छा बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं, बहुत अच्छा होना चाहिए।
तो कहीं वो आर्ट से रिलेट करता है, वो कहीं रहा होगा तो, और ऊपर वाले ने मुझे एक्टर बनाना होगा तो, और कुछ है नहीं। बाकी तो घर से मैं क्या सपोर्ट मांगता, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं, कुछ भी नहीं मालूम, किसी को भी नहीं मालूम। भाई भी पढ़े लिखे हैं लेकिन उन्हें भी नहीं मालूम होती दिल्ली में थिएटर का होता है, क्योंकि उस तरफ जाना नहीं हुआ कभी उनका। मैं लकीली उस तरफ मेरा इंट्रोडक्शन हो गया तो वो चीज़ें फिर होती चली गई। और कुछ ना कुछ कहीं से आदमी सीखता ही है, मिलती हैं चीज़ें, वो आपको सपोर्ट करती हैं। सर आज आपसे बात करके हमको ये पता चलता है कि सहजता क्या होती है। सहजता हमने देखी है और दर्शकों को मैं आपको बताना चाहूँगा कि सहज होना बहुत कठिन काम होता है, जबकि लोग सहज होना बहुत ज़रूरी होता है। ख़ासतौर पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जहाँ पे शो बिजनेस है, जहाँ पे हर कोई दिखावा कर रहा है, वहाँ पे आप जैसी शख्सियत का इतना सहज होके जीवन जीना, रहना। मेरा ये मानना है, देखिए मैं यहाँ क्या दिखावा करूँ, या मैं सड़क पे चलते हुए क्या दिखावा कर सकता हूँ। काम में दिखावा जो दिखाना है वो काम में दिखाइए ना। जैसे मैं ये मानता हूँ कि कोई डायरेक्टर अपने आप को ये दिखाने की कोशिश करे, आई एम द डायरेक्टर। मैंने तो पहले दिन से मान लिया आप ही डायरेक्टर हैं, इसीलिए तो मैं काम कर रहा हूँ आपके साथ। हाँ, सही बात है। तो अब मेरे को बार बार आप ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं डायरेक्टर हूँ। हाँ भाई, मैंने माना डायरेक्टर हूँ तभी तो मैं आपके साथ काम कर रहा हूँ। ये तो बात हो गई, ये स्टेप खत्म हो गया, अब दूसरे पे चलते हैं। वो बार बार जतलाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं और कभी ऐसा कोई मिला आपको कि जहाँ आपको लगा कि यार हाँ, गलती कर दी, मुझे इसके साथ नहीं काम मिले करना हैं, था। कई मिले हैं, उनके नाम लेना ठीक नहीं है। और बड़े बड़े नाम ऐसे वो उनको यही रहता है कि अरे मुझे मानो मैं डायरेक्टर हूँ। भाई मान तो लिया, तभी तो तुम्हारे साथ शूटिंग कर रहे हैं। आप काम नहीं करेंगे उसके साथ, अब नहीं करूँगा उसके साथ, काम की बात नहीं, नेचर की बात है। मैं ये मानता हूँ कि आपको मैंने मान लिया, आप अपना काम कर रहे हैं, आप ही बताएंगे मुझे क्या करना है सीन में। वो रिजल्ट मैं नहीं दूंगा तो आप मुझे कह सकते हैं तो खराब एक्टर है। मैं अगर दे पाता हूँ तो ठीक ठाक है भाई। तो उसमें उतना भड़कने की या बहुत ज़्यादा ये करने की कुछ एक नाम जानना चाहेंगे हम। नहीं वो ठीक नहीं है। बहुत अच्छे नाम है, सबका अपना अपना। अच्छा, ये कलाकारों के साथ भी देखा होगा आपने, कुछ सीनियर एक्टर्स ऐसे अगर आमने सामने इन फ्रंट ऑफ, मतलब जो सीन जिनके साथ चल रहा है, बहुत हैं भाई वो, मैं अब दूसरा टेक नहीं दूंगा, बस हो गया मेरा, बहुत क्लोज अप बस मेरा काटो, बॉडी डबल से करा लो। हाँ वो ऐसा है, कई लोग होते हैं ऐसे। ओएस नहीं दूंगा, इधर से ले ला, डायरेक्ट ले लो, मेरे को मतलब नहीं है। काउंटर अब बदल गया है, तो पुराने लोग होते थे, कुछ नए लोगों में भी अपने वो रहता है, अरे यार। और लेट होता है तो हमें भी लोग छोड़ देते हैं कि यार सर का तो हाथ ही आना है, तो किसी और को पहना के खड़ा कर देंगे। उतना तो चलता है, पर मैं तो ले लो, मैं खड़ा हो जाऊँगा, मुझे तो कुछ लोग हैं अभी भी करते हैं ऐसा। लेकिन उनमें ज़्यादातर जो चीज़ें हैं वो कुछ पुराने ही लोग दिखते हैं। वो अपनी सोच से आते हैं कि भाई इतना ले लिया, अब इतना ठीक तो है, उधर से क्यों। आजकल क्या हो गया, बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक्स, ये डिजिटल हो गया ना मीडिया, तो अब आपका फुटेज, रॉ फुटेज तो वेस्ट नहीं हो रहा। तो इसलिए आप एक टेक ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, ट्रांसफ़र करके फिर खाली। नहीं, ये तो वो हो गया कि मतलब जब सेलुलाइट का ज़माना था तो लोगों को लगता था जल्दी चीज़ें फिक्स होती थी। नहीं, पर एक एक्टर होता है ना कि मैं बार बार रीटेक नहीं दूंगा, उसमें एटीट्यूड भी है कि मेरे को नहीं करना, जैसे आपने डायरेक्टर का बताया। हाँ होते हैं, ठीक है, वो चले भी नहीं भी चले, हम उनका नाम लेना भी उचित नहीं समझेंगे। क्यों लें, बाकी लोग तो जानते ही हैं, सब जानते हैं कौन ऐसा करता है। मेरे अलावा और एक्टर्स ने भी उन एक्टर्स के साथ काम किया होगा, तो नाम लेना थोड़ा सा सभ्य नहीं लगता, तो इसलिए शिकायत करना जैसा हो जाता है, ख़राब लगता है कि किसी के बारे में हम ऐसा क्यों कहें। कुछ एक्टर ऐसे होते हैं जो सेट पे बहुत ख़राब होते हैं, लेकिन जब एंड रिजल्ट उनका देखा जाता है तो कहते हैं यार इतनी अच्छा एक्टर है, इतनी अच्छी एक्ट्रेस है। ऐसे शुरू से लेके आज तक बहुत सारे लोग हैं जो सेट, अगर मैंने उनके साथ काम किया तो बोले ये आप बताओ हम इनको लेना चाह रहे हैं, कैसे हैं। मैं कहा आपने काम देखा, हाँ कैसा लगा, बहुत कमाल का। मैं ले लो फिर, मैं क्यों बोलूँ कि ये सेट पे अच्छा नहीं। कभी किसी एक्टर ने ऐसा आपको हैरान किया जिसका काम आपको देख के लगा यार ठीक है मैं इतना नोटिस नहीं कर रहा हूँ अभी, लेकिन
बाद में जब स्क्रीन पे आया हो कि यार नहीं यार, मैं तो कुछ और सोचा था, कुछ और में नहीं। क्या होता है जब आप साथ में काम कर रहे हैं तो होता ये है कि वो कभी डायलॉग भूले, कभी कुछ करे, कभी इधर लुकना, कभी वो नहीं, कभी ये डायलॉग याद नहीं, कभी ये फलाना ढिकाना, तो आपके जहन में ये आ जाता है यार क्या कर रहा है। लेकिन शॉट दे के जब वो चले जाते हैं वो तो एडिट होके जब आता है तब लगता है बहुत अच्छा लग रहा है यार। तो ऐसा किस, इधर तो आप तारीफ ही हो रही किसी एक्टर की, तो ऐसा कोई सीन बताइए या कोई नहीं एक्टर नहीं वो ठीक नहीं है, फिर वही ख़राब बात हो जाती है कि भाई पीठ पीछे उनकी बुराई करना या सेट पे ऐसे। अच्छा सर, जितने भी यंग एक्टर्स के साथ आपने काम किया, आपका एक्सपीरियंस सबसे अच्छा, मतलब सबसे अच्छा आपको किसके साथ लगा कि ये मेरा बड़ी एक्टर है आज की तारीख में? देखिए क्या है, मैं ये समझता हूँ कि अगर कोई एक्टर अपना काम सही से कर रहा है, उसमें सारी चीज़ें आती हैं, टाइम पे आना, अपने सीन का प्रिपरेशन, कुछ तैयारी करके आना। शॉट चाहे आप 50 ले लो, मुझे उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर वो बेटरमेंट के लिए कर रहा है, एक और करते ना यार थोड़ा सा बेटर हो जाए, क्या पता। क्योंकि आर्ट के अंदर अच्छा क्या है और ख़राब क्या है ये हमें पता ही नहीं है। वो तो हम इंस्टिंक्ट से बोलते हैं हाँ ये बात। ये बात है। कोई ऐसा थियरी तो है नहीं कि ऐसा करोगे तो ये अच्छा लगेगा, ऐसा नहीं करोगे इतने मिलीलीटर करोगे तो ऐसा है नहीं। यार वो बात नहीं आ रही तो वो बात के लिए हम करते रहते हैं। तो फील है। तो वो फील जब आ जाती है, डायरेक्टर को आ जाती है, सबको आ जाती है, तो सब कहते हैं अच्छा है, आई एम गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। तो हाँ वेरी नाइस ठीक है। तो अभी क्या है कि चीज़ें थोड़ी सी ऐसी बदली हैं कि एक्टर प्रिपरेशन पे आता है, यंग एक्टर्स हैं सारे, उनको भी पता है कि हमें जो है प्रूफ करना है हर फिल्म के अंदर, चाहे वो हीरो हो हीरोइन हो, और हमें भी प्रूफ करना होता है चाहे हम जो भी रोल कर रहे हैं। अगर 1.5 पेज का डायलॉग है तो वो वैसे ही हैरान हो जाते हैं, इतना बोल के इतनी गाढ़ी हिंदी उसने याद करके कैसे बोल दी है ना। तो सामने वाला एक्टर भी परेशान हो रही यार कैसे कर लेते हो तुम। मैं कह नहीं आप भी कर सकते हैं, उसमें क्या हो गया। फिर वो कहते हैं यार हमसे याद नहीं होता, हम तो भाई ऐसे ही लिख दिया उधर ऐसा कर लेते हैं। पर उससे क्या होता है वो चीज़ आपकी माफ़ हो जाती है, लोग भूल जाते हैं कि आप कि इस वजह से कोई परेशानी शूटिंग में नहीं आ रही, और आपका एंड रिजल्ट ऐसा है कि आप ऑडियंस भी ला पा रहे हो एज ए हीरो, तालियां भी मिल और तालियां भी मिल रही हैं और आपके काम को सराहा भी जा रहा भी जा रहा है। है। तो वो सब पीछे रह जाती हैं चीज़, वो बैक स्टेज कभी कोई सीन ऐसा आपने किया है या आपको कोई ऐसा सीन याद है आपका किया हुआ, थिएटर में तो आपको तालियां मिली ही होंगी, लेकिन कभी कोई सीन के दौरान के आपको बाद में या फिर इंस्टिंक्ट ही आपको लगाओ कि नहीं यार ये सीन मुझसे होता बहुत है, बहुत जगह होता है। अभी मतलब अभी मुझे कहना चाहिए कि नहीं पता नहीं, अभी मैं प्रेम जी की फिल्म अभी चल रही है उसकी शूटिंग, उसमें बड़ा लंबा लंबा डायलॉग है। अच्छा। वो कुछ तांत्रिक वांत्रिक ऐसा गुरुजी बने हुए हैं, तो थोड़ा संस्कृताइज्ड हिंदी और ये सारी चीज़ें हैं, तो वो याद कर लिया था मैंने, बोल दिया, तो वो सब खुश हो गए, बड़ा अच्छा लगा उनको। तो वो सारी चीज़ें होती हैं कि आपने इतना लंबा कैसे बोल दिया। तो क्या होता है हमारी इंडस्ट्री ना एक, क्योंकि इंडस्ट्री है, आपको प्रोडक्ट, आप प्रोडक्ट बना रहे हैं, है ना, वहाँ सिखाने का टाइम नहीं है। तू ऐसे कर, तू वैसे कर, तू तो हाथ इधर देख ले उधर देख ले। वहाँ तो ये है कि भैया आपको एक बार रिहर्सल हुई, दूसरी बार शॉट दिया, खत्म हो गई बात। तो इतना तैयार आपको रहना चाहिए, मैं समझता हूँ एज एन एक्टर। उसमें उतनी समझ, अगर आप अपने आप को एक्टर कहते हैं तो आपको ये होनी चाहिए कि डायरेक्टर मेरा मुझसे क्या चाहता है और मुझे क्या दे देना चाहिए, किस तरह से देना चाहिए, यही आपका काम है। अब उसमें न मैं ये नहीं कर सकता हूँ और मैं वो नहीं कर सकता हूँ, तो फिर जाओ, फिर आप आए क्यों। एज एन एक्टर मैं यही समझता हूँ। वो वाली बात है कि अगर मैं एक कारपेंटर को या एक इंजीनियर को या एक मैकेनिक को बुलाऊं कि मेरी मोटरसाइकिल ख़राब हो गई है, देखो ये स्टार्ट नहीं हो रही, तो बोलेगा इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम मुझे नहीं पता ना, स्टार्ट नहीं हो रही तुम्हें पता होना चाहिए ना, फिर चेक करो उसको, कैसे खोलूं, कहाँ से खोलूं। तो फिर तो आप मैकेनिक नहीं हैं।
तो मेरा ये मानना है, मतलब इतनी जिम्मेदारी तो एक एक्टर की बनती है। तो दोस्तों ये थे जाकिर हुसैन जी, बॉलीवुड के एक बहुत अच्छे कलाकार, लेकिन उसके साथ साथ आज एक चीज़ का और एहसास हमको इनके साथ बातचीत करके हुआ है, वो है सहजता। ये बहुत ही सरल हैं, सहज हैं, सिंपल है, स्वीट है, और कोई दिखावा नहीं, कोई बनावट नहीं। और यही बात इनकी अदाकारी, इनकी कलाकारी, इनकी एक्टिंग में भी हमें देखने मिलती है। और हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं सर का कि सर हमारे शो में आए। लेकिन सर अब आपकी सहजता, समझदारी और ईमानदारी दिखेगी हमारे इस रैपिड फायर राउंड में। ये हमारा बहुत अनोखा सेक्शन होता है जिसमें हम कुछ सवाल करेंगे जिसके आपको जवाब फटाफट देने हैं। आपको किस तरह के रोल पसंद है ज़्यादा, नेगेटिव, पॉजिटिव, कॉमेडी? हर तरह के, मैंने हर तरह के रोल फिर किए भी हैं। कोई एक फर्स्ट जो आपको पहली प्रायोरिटी है? कॉमेडी। कॉमेडी। आपका फेवरेट एक्टर कौन है? मैं ही हूँ। आपकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन है? एक्ट्रेस, मुझे एक टाइम पे उनकी परफॉर्मेंस काजोल की बहुत अच्छी लगती थी। आई लव ऑल्सो। मेरे ख्याल से वो गुप्त की वजह से। गुप्त की वजह से। तो बाकी सब अच्छा काम करते ही हैं, लेकिन परफॉर्मर अच्छी रही वो। ऐसा कौन सा डायरेक्टर है जिसके साथ आप बार बार काम करना चाहते हैं? देखिए, ऐसे डायरेक्टर हैं, श्री राम राघवन हैं और रोहित शेट्टी हैं। बाकी तो मैं काम करना चाहता हूँ राजू हिरानी साहब के साथ, और आरजी भी तो हैं ही। तो जब बुलाते हैं हम चले ही जाते हैं, ऐसा कुछ। अगर आप एक्टर नहीं होते तो और क्या बनते? पता नहीं, कुछ दुकान खोल के बैठा होता कहीं। इससे ज़्यादा कुछ नहीं सोचते हैं? इससे ज़्यादा कुछ नहीं? ना ना ना, तब तो फिर ज़िंदगी चलानी होती थी, और क्या करते। अभी कुछ, हाँ, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ सोच विचार कर लेते हैं कभी। मज़ा आता है कि नया कुछ कर लिया, अभी इस कैरेक्टर में कुछ क्या नया करें, उसमें क्या नया करें। नहीं तो एक बड़ा सा दुकान, मॉल खोल के बैठे होते, और तो चीज़ें बिक रही हैं, आप बैठे हुए हैं। सर एक आखिरी सवाल, थोड़ा सा असहज तो नहीं है, सहज ही है, लेकिन जिस तरह से आजकल वेब सीरीज़ में और फिल्मों में गाली गलौज का प्रयोग हो रहा है, और लोग कहते हैं कि ये कैरेक्टर की डिमांड है या फिर स्टोरी की डिमांड है, या कुछ लोग इसको आज की तारीख में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन कहते हैं, जो पहले की फिल्मों में नहीं होता था, तब भी फिल्में मज़ेदार लगती थी। तो आपके हिसाब से कितना वाजिब है और इसका समाज पे क्या असर पड़ता है? देखिए क्या है, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये आया है विदेशी कल्चर से, और वो उनकी तो फिल्मों में भी ऐसी चीज़ें, हॉलीवुड की फिल्मों में, चाहे वो लिप टू लिप किस हो, हमारे यहाँ भी फिल्मों में शुरू में होती थी, फिर बाद में वो चेंज हो गई क्योंकि इन्फ्लुएंस वहाँ से था। वही चीज़ और थोड़ी लिबर्टी हुई तो वो ओटीटी में आ गई। फिर यहाँ तो लोगों ने गंदी मचा दिया। दूसरा क्या है कि उनके बातचीत और समाज का वो हिस्सा है उस तरह की बातें करना, व्हाट द फक, व्हाट दिस, तो ये नॉर्मल उसमें है। लेकिन इसी को जब आप ट्रांसलेट करते हैं हिंदी में तो वो ज़्यादा वल्गर हो जाती है। दूसरी बात मैं ये समझता हूँ कि हम डेली लाइफ में इस तरह की थोड़ी बहुत गालियाँ यूज़ करके बातें करते हैं, है ना, लेकिन हम अपने घर में नहीं करते, है ना, हम अपने बॉस के सामने नहीं करते, माँ बाप के सामने। तो इसका मतलब ये है कि हम कहीं एक लिमिटेशन में करते हैं, कब करते हैं, लेकिन यहाँ खुलेआम हो रही हैं। खुलेआम हो रही है। इसीलिए सोचने पे मजबूर कर दिया है गवर्नमेंट को कि इस पे एक विजिलेंस बिठाई जाए, जैसे फिल्मों के अंदर सेंसर बोर्ड है। ठीक है। दूसरा उसमें प्रॉब्लम कहाँ आती है कि भाई विदेशी जो कंटेंट है वो डब होके आ जाता है, उसको कैसे सेंसर करेंगे। तो इस बारे में मेरा एक वेब सीरीज़ था, चाचा विधायक हैं हमारे, वो बड़ा सिंपल बना 5 साल पहले, जब खूब गाली गलौज चल रही थी हर वेब सीरीज़ में। तो सब कहने लगे यार इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये चलेगा क्या। मैं कहा आने वाले टाइम में यही चलेगा, क्योंकि आप गाली गलौज और कम कपड़े और निर्वस्त्र और सेक्स सीन्स, आपके हाथ में आज डिजिटल पूरा मीडिया है, आप एक क्लिक दबाइए आपको पॉर्न दिख जाएगा,
दूसरा दबाइए आपको वेब सीरीज़ दिख जाएंगी। तो किसी को पोर्न ही देखना है तो वो वेब सीरीज़ क्यों देखेगा? सही बात है। तो मुझे लगता है कि उसकी ज़रूरत नहीं है। मैं ज़रूरत एक वेब सीरीज़ कुछ कर रहा था, मेरे ख्याल से यही था, मेरा डायरेक्टर दोस्त है वो, ये अपना मुर्शिद, उसने बोला सर ये इसमें आप उसको गाली दे दीजिए। मैं कहा क्यों दे दें? सीन का पर्पज़ है कि इतने गुस्से में है और मार डालूंगा, तो गाली ही क्यों दें? तो उसने कहा वेब सीरीज है ना। अरे मैंने कहा फिर वही तुम नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हो। जब तुम्हारा सीन का मकसद बिना गाली दिए मैं दे रहा हूँ पूरा हो तुमको, सकता तो गाली क्यों देना? अच्छा सर फिर रहने दीजिए। जब सीधी उंगली से घी हाँ निकलता मतलब टेढ़ा क्यों अननेसेसरी कि बोले वो गाली दे दो, किस लिए गाली दे दो मुझे बताओ ना। करना? कोई रीज़न? हाँ कुछ या तो ऐसा हो कि हम जब गुस्सा आता है किसी आम आदमी पे भी तो हम गाली दे देते हैं, पर वो सिचुएशन तो ऐसी हो। गाली तो गब्बर सिंह भी दे सकता था। मैं वही कह रहा हूँ। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप को इतनी लिबर्टी दी गई है उसका संभाल के तो इस्तेमाल करो, संभाल के तो इस्तेमाल करो, है ना। तो मैं तो मना कर देता हूँ कि सर इसमें थोड़े से ऐसे सीन है, मगर फिर नहीं करता मैं, आई एम नॉट कंफर्टेबल। अरे सर वो वैसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे। फैंटेसी है, बस गाली बक दो, मज़ा आ जाएगा, सीन हिट हो जाएगा। नहीं कुछ ऐसा भाई लड़की के साथ आपका सीन है, मैं करना वो नहीं करता है सब में, मेरे से नहीं होता वो। वाई शुड आई? आप सजेस्टिव कर दो, सजेस्टिव कर दो, सही बात है, अंडरस्टूड कर दो। भाई पहले करते ही थे ना, मतलब चिड़िया ने चोंच मिला ली, फूल से फूल टकरा दिया, वटेवर, वो तब फिल्मों का था। आज की डेट में अगर आपको सेक्स क्यों दिखाना है ओटीटी में, मुझे समझ नहीं आता है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो करने गए हैं तो दरवाज़ा बंद किया, बाहर आ गए, खत्म हो गई बात। सही बात, आपको समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है। तो समझाना ज़रूरी है कि दिखाना? समझाना ज़रूरी हो। सिंपल। तो आपका मेन मुद्दा जो मेन कॉन्सेप्ट है वो ये थोड़ी है। मेन कॉन्सेप्ट तो आपकी जो कहानी जो आप कहना चाहते हैं वो है, ये तो उसका हिस्सा है, किस्सा है, और उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। दिखाने के लिए। तो हमारे इतने अच्छे अच्छे सवाल और उन सवालों का इतने अच्छे तरीके से, बड़ी ईमानदारी से, सहजता से इतना प्यारा प्यारा जवाब, ये सिर्फ वही कर सकता है जो दिल से, वाकई में दिल से एक सहज और सच्चा इंसान होता है। और ऐसे ही हैं हमारे एक्टर जाकिर हुसैन साहब, जो हमारे पॉडकास्ट पे आए और उन्होंने हमारे हर सवाल का जवाब बड़ी ईमानदारी से दिया। तो सर हमारी तरफ से आपके लिए एक प्यारा सा तोहफा जो हम अभी आपको प्रस्तुत करना चाहेंगे, हमारी तरफ से प्रेम रहेगा, स्नेह रहेगा आपके लिए। भाई बुलाओ, प्यारा सा छोटा सा तोहफा है जो आप हमारी तरफ से प्रेम के तौर पर कबूल कीजिए। आइए वकील जी, ये सर ये लीजिए, ये आप। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लेके जाओ सर। आपसे इतनी अच्छी अच्छी बातें करने के बाद मुझे बहुत कुछ सीखने मिला, मतलब मुझे ये भी जानने मिला कि आराम से भी बातें की जा सकती हैं, आराम से भी चीज़ें हैंडल की जा सकती हैं, और आप बिल्कुल भी आपके अंदर किसी भी तरह का कोई शो ऑफ करना या किसी भी आपकी बातचीत में भी इवन कहीं से मुझे 1% भी ये नहीं लगा कि आप कहीं से भी बनावटी अंदर से भी है। इससे होगा नहीं ना, बट हमारा तो काम चलता नहीं है। और सर आपके जो प्रशंसक हैं, जो देखने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, हम जैसे बहुत सारे लोग हैं, आपके जो फैंस हैं, और जो न्यू कॉमर्स इंडस्ट्री में काम करना चाह रहे हैं, आ रहे हैं, उनके लिए अगर आपकी तरफ से कोई भी टिप्स, कोई भी एक सीख। मेरा सिर्फ एक ही कहना होता है, चाहे वो नए हों या पुराने हों, दो ही चीज़ें हैं ज़िंदगी में, एक है हार्ड वर्क और एक सब्र, पेशेंस। तो वो उससे नहीं होता है कि सर 6 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, 5 महीने हो गए कुछ नहीं हुआ, 2 साल हो गए कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे अभी नहीं, बहुत पहले भी लोग मिलते थे, अभी भी मिलते हैं। सर कुछ बताओ ना, 2 साल हो गए कुछ नहीं हुआ, मगर मुझे 22 साल हो गए मेरा कुछ नहीं हुआ। तो उनको मजाक लगता है, लेकिन ऐसा क्या होता है कि आपको जी जान से बस लगना पड़ता है। हमें तो यही आया था, लगना कि लगे रहना पड़ता है, लगे रहना पड़ता है। जब मैं आया था यहाँ तो हमें भी कोई नहीं जानता था, तो अब आपको जनवाना आना चाहिए। लता जी की एक बात सुनी थी, उन्होंने कहा मैं अभी भी सीख रही हूँ। देखिए ये सुनने में बड़ी बड़ी डिप्लोमेटिक सी बात लगती है, लेकिन ये सच है, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है कि जिस दिन आपको लगा कि मैंने सीख लिया तो उस दिन आप ख़त्म है उधर से आपका एज एन आर्टिस्ट। और वो हर चीज़ में है, बिजनेस में भी आपको लगा, आज मुकेश अंबानी सोचे अब तो हो गया मेरा, तो फिर हो गया, तो ऊपर वाला बोलेगा तो हट फिर।
तो बेसिकली क्या है कि ये अनवरत लगातार चलती हुई जर्नी है, जिसमें जहाँ आप रुके वो आप रुके हैं, जर्नी ने थोड़ी बोला आप रुके। सही बात है। तो दोस्तों याद रखिए सर की सीख, हार्ड वर्क और सर पेशेंस। पेशेंस, ये दो चीज़ अगर आप लेके चलेंगे तो यकीनन जीत के आसार बहुत जल्दी आपको दिखने लगेंगे। और इसी दो बातों को लेकर सर ने अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल किया और आज वो मुकाम पाया है जो आज हमारे सामने है। और सर हम यही चाहते हैं कि आप ऐसे स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें, खुश रहें, मुस्कुराते रहें और ऐसे ही सहज बने रहिए। और हमें ऐसे ही फिल्में और वेब सीरीज़ में आकर अपनी अदाकारी से, अपनी कलाकारी से एंटरटेन करते रहिए और ख़ास तौर पे मेरे जैसे काफ़ी लोगों को सिखाते रहिए कि काम कैसे करना चाहिए। थैंक यू सो मच सर, आपका हमारे शो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू।